नमस्ते। गए समय में हमने गजनंदन लाल की विशेषता सारी जगह। पहले आप सभी को उगादी वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। इसी के साथ आपका ये जीवन, ये वर्ष मंगलमय बने और सुखदमय बनकर आपका भविष्य उज्जवल बने। इसी कामना के साथ मैं अपना पाठ जो बाकी रह गया था उसको आज पूर्ण करने जा रही हूँ। अब तक आपने गजनंदन लाल के बारे में, वो मुख्य यात्रा, कितने लोग गए, कैसे वहां तक पहुंचे और आने के समय भोला शंकर के ऊपर क्या विपदा आई, इन सभी के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अब देखिए कि कैसे भोला शंकर उस बर्फ की तह में पैर रखकर शिला पर चल रहा था, लेकिन उसमें उसका पैर अंदर चला गया और कैसे युक्ति से गजनंदन लाल ने उसके पैर को या उसको बचाने के लिए क्या प्रयत्न किया, ये हमने कल पढ़ा था। तो उसके लिए उन्होंने अपने पेट के बल पर, गजनंदन लाल ने अपने पेट के बल पर एक रस्सी बांध ली। तुषार और माचले को उनका अपना अपना कार्य सौंपा और अब उससे कहा गया भोला शंकर से कि डरो मत और तुम अपना साहस दिखाकर इस रस्सी को पकड़कर आगे ऊपर चढ़ते आओ। इस तरह से अगर तुम नहीं करोगे तो, और तुमको बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि ये रस्सियां तुमको कहीं गिराएंगी नहीं, टूटेंगी नहीं, क्योंकि मेरी कमर से 3 गुना मोटी है ये रस्सी और मैं बिल्कुल इसको अच्छी तरह से बांध के रखा हूं। इस प्रकार से साहस देकर गजनंदन लाल ने भोला शंकर को ऊपर लाने का काम किया। अब आगे देखिए कि स्वामी जी तक, वहां तक उसके गड्ढे में कूद पड़ा। ये लोग, स्वामी जी तो आगे थे, पर फिर भी वहां उनकी आवाज पहुंची और उन्होंने सब देखा तो अश कर उठे, एकदम घबरा गए। अरे क्या होगा, कैसे वो बाहर आएगा। लेकिन समय कहाँ था। दाटते हुए भोला शंकर को आदेश दिया, रस्से के सहारे किनारे कर बढ़ो, क्योंकि अगर अब ज्यादा देर कर दी तो हो सकता उसका पैर भी अंदर जम जाए, बर्फ की शिला उसके आजू बाजू जम जाए तो फिर तो पैर निकलना ही मुश्किल है। जितना जल्दी हो सके। कभी कभी क्या होता है कि डांट भी एक दवा का काम करती है। बच्चों को भय भी दिखाते हैं हम लोग, उसका कारण भी आप सोचिए कि वो भय भी किस प्रकार से उसको काम करने के लिए तत्पर करती है। तो स्वामी जी की डांट से उसने कहा जितना हो सके जल्दी करो भोला शंकर, रस्सी के सहारे और बढ़ो, अगर कुछ देर ज्यादा करे तो पैर तुम्हारा वापस जम जाएगा। डांटने से भी साहस पैदा होता है। देखिए मैंने बता दिया कि व्यक्ति को कभी कभी डांट के सहारे भी साहस की उत्पत्ति कर सकते हैं, विशेष करके खतरे में। आप कभी देखा होगा छोटे बच्चों को,
हम क्या करते हैं, अगर किसी चीज को उसको डराना है या उसको समझो खाना खिलाना है तो वो नहीं खाता है, तो उसके सामने देख ऐसी कोई चीज रख देते हैं और उसका भय बताते हैं, देख तू खा ले नहीं तो वो आके तेरे को पकड़ लेगा। और बच्चा उस चीज के देखकर डर जाता है और उस डर के भय से वो जल्दी जल्दी खा लेता है। इसी तरह से यहाँ पर भी बताया है कि विशेष करके खतरे में सांस लाने के लिए डांटना बहुत जरूरी होता है। बोला शंकर ठंड के मारे अकड़ रहा था, पर डांट ने अपनी गर्मी दी। हालांकि बोला शंकर को तो ठंड लग रही थी, पैर अकड़ चुका था, लेकिन स्वामी जी की डांट, गजनंदन की पुकार आवाज से उसके अंदर गर्मी आ गई, साहस आ गया, हिम्मत आ गई और वो आगे बढ़ने लगा। रस्से के सहारे सहारे वह किनारे पर आ गया। स्वामी जी ने तुरंत उसे उठा लिया। तब तक गजनंदन भी बाहर आ गया था। जैसे उसने हिम्मत आ गई, जोश आ गया और वह रस्सी को पकड़कर बाहर आ गया और वहां पर स्वामी जी भी आ गए और गजनंदन भी बाहर आ गया था, क्योंकि गजनंदन एक कोने में था जहां पर उसके पेट पर वो रस्सी बंधी हुई थी। जब तक स्वामी जी बोला शंकर को गीले कपड़े उतारे, उसने अपना चमड़े वाला कोट उतारा और कहा, स्वामी जी यह कोट इसे पहना दो। मैं ठहरा हाथी का बच्चा, मेरी हड्डियां तो कोसने की राह ठंड को नहीं मिलेगी। देखिए उसकी हिम्मत, देखिए उसका हौसला, गजनंदन लाल की विशेषता। जो उसने कहा था अपने अध्यापक को, प्रिंसिपल को, आचार्य को कि आप मुझे लेके जाइए, मैं आपके लिए बहुत काम आने वाला हूँ। सचमुच अगर आज गजनंदन लाल नहीं होता तो भोला शंकर को उस बर्फ की शिला से निकालना मुश्किल हो जाता। और इतने पर भी पेट पर रस्सी बंधवा कर उसको खिंचवाने के बाद जब वो आ गया तो तुरंत उसके पास आया फुर्ती से और उसे एहसास हुआ कि उसे बहुत ठंड लग रही होगी। देखिए कितना सेवा भावी। उसने तुरंत अपना चमड़े का कोट उतार कर दिया और उसे पहनाने के लिए कहा गया। जब स्वामी जी ने देखा कि अरे इसको कोट देगा तो इसे ठंड लगेगी, तो उसने क्या कहा, बोलने का मौका ही नहीं दिया उनको और कहा, स्वामी जी आप डरो मत, मेरी चमड़ी इतनी मजबूत है, मेरी हड्डियों तक, मैं तो हाथी का बच्चे के समान बहुत मोटा हूँ, मेरे अंदर तक सर्दी को जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। सभी गजनंदन की बात पर हंस पड़े। इस बात पर जो डर था वो तो निकल गया और मजाक का माहौल हो गया। और कहते हैं कि मुसीबत जब आती है तो तब कोई ऐसी कोई हंसी के माहौल बना ले तो वो मुसीबत भी हमको बहुत कम एहसास होती है। अब देखिए उसने हंस पड़े। स्वामी जी ने बोला शंकर को कस्तूरी दी, गरम गरम चाय दी, फिर काम तुरंत अपने तंबू में पहुंचना चाहिए। मैंने पहले बताया था कस्तूरी जो हिरण के नाभि में रहती है, उस नाभि के अंदर वो बहुत कम मात्रा में हमको मिलती है, इसीलिए बहुत कीमती रहती है। लेकिन कहते हैं कि उस कस्तूरी को अगर थोड़ा भी सेवन कर लो तो कितनी सर्दी, कितनी भी भयंकर से भयंकर सर्दी क्यों ना हो, उस व्यक्ति को गर्मी पहुंचा देती है। तो स्वामी जी के पास तो वो थी, उसने तुरंत उसको कस्तूरी दी, गरम गरम चाय दी, थर्मास में चाय थी, फिर कहा हमें तुरंत अपने तंबू में पहुंचना चाहिए, यहाँ ठहरना खतरनाक है, अब यहाँ नहीं रुकना, अब जितना जल्दी हो सके हमें अपने डेरे पर जाना है। जब संकट सामने आ जाता है तो साहस भी दूर नहीं रहता है। स्वामी जी ने बोला शंकर को बहुत दूर तक पीठ पर बांधे रखा। बोलते हैं ना, जहाँ मुसीबत आती है वह भगवान राह भी देता है, हिम्मत भी देता है। न जाने उसके अंदर कहां से इतना हौसला आ गया कि स्वामी जी ने उसको कितनी दूर तक अपनी पीठ पर लेके चले, क्योंकि वो पूरी तरह से अकड़ चुका था, डर चुका था।
उसके पैर में खून का संचार नहीं हुआ, इसलिए स्वामी जी ने उसे अपने पीठ पर लेकर बांधे रखा। उसी तरह उन्होंने तपोवन पार किया, क्योंकि उनकी गर्मी उसको आती है और गर्मी आने से उसके हाथ पैर क्या होते हैं, थोड़े ढीले हो जाते हैं। अब देखिए तपोवन वहां पर पहुंचे, वहां पर गोमुख पहुंचे, सफेद अंधेरा काला अंधेरा बन गया था। पहले तो सफेद अंधेरा यानी और काला अंधेरा बन गया यानी क्या, दिन अस्त हो चुका था। जब तो उजाला था लेकिन अब तो अंधेरा हो गया था। ऐसे समय में वो कहाँ पहुंच गए, तपोवन गोमुख के। सफेद अंधेरा काला अंधेरा बन गया, ऊंची ऊंची चोटियां उसमें खो गई, लेकिन उसका सेवक तंबू लगाए उनकी राह देख रहा था। अब ऊंची ऊंची चोटियां, जो दिन में चोटियां दिख रही थी, लेकिन अब तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ सब जगह कालापन दिखाई दे रहा था। लेकिन उनका सेवक जो उनके साथ था वो तंबू के बाहर खड़ा उन लोगों की राह देख रहा। आग जल रही थी, बस खाना गर्म करना था, क्योंकि उनको मालूम है ऊपर से आने वाले लोग ठंड के मारे बहुत सिकुड़ गए होंगे। उसने आग जला के रखी थी। उस तंबू के आसपास सभी लोगों ने अपने हाथ पैर को गर्म किया और बस खाना गर्म करना था। सब प्रसन्न हो उठे। सब प्रसन्न उठे, आग के चारों ओर बैठकर चाय पीने लगे। भोला शंकर भी भोला शंकर भी अब तक सब कुछ भूल चुका था। यानी उसके अंदर भी अब क्या हो गई, गर्मी आ चुकी थी। लेटा लेटा वो सबकी बातें सुनता रहा। तभी तुषार ने कहा, डाक बंगले से मास्टर जी हमारी राह देख रहे हो। अब हम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन हमारा इंतजार नीचे भी हो रहा होगा। मास्टर जी हमारी राह देख रहे होंगे। राह का अर्थ है इंतजार। भोला शंकर भी अब तक सब कुछ भूल चुका था। हाँ, गजनंदन ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, यहाँ से 5 किलोमीटर ही तो है। मैं अभी देसी टेलीफोन से बात करता हूँ। उसने कहा, आप चिंता मत करो, मैं इसका भी बंदोबस्त कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो चिंता कर रहे होंगे, लेकिन मैं अभी देसी टेलीफोन से उनका, यानी यहाँ पर एक बड़ी मनोरंजक बात, देसी टेलीफोन उस जमाने में बच्चे, हम लोग भी अपने छोटे थे, टेलीफोन तो हमने भी कभी बचपन में नहीं देखा नहीं था। टेलीग्राम को सुनते थे, लेकिन हम बच्चे बच्चे मिलकर, मुझे भी याद है कि माचिस की डब्बी 2 डिब्बियां लेते थे, बीच में एक धागा बांधते थे और रियल में एक यहाँ से और एक वहां से, वो कान एक मुंह के पास उससे बोलता था और एक कान के पास लगाता था, तो उस धागे के थ्रू वो आवाज उसको जाती थी। तो उसने कहा कि इसी तरह से देसी टेलीफोन से या अपने माइक से या अपने जो लाउड स्पीकर है उसके जरिए मैं ये खबर किसको देता हूँ, मास्टर जी को देता हूँ। और उनके देखते देखते वह गंगा के किनारे गया।
डाक बंगले की ओर मुंह किया और जोर से बोला, मास्टर जी, मैं गजनंदन हाथी का बच्चा। बताइए ना मैं आपको। उसका देसी देसी टेलीफोन बोलते उसकी आवाज, उस गंगा के किनारे पर जाकर उसने इतनी जोर की आवाज लगाई और बोला, मास्टर जी, मैं गजनंदन हाथी का बच्चा गोमुख से बोल रहा हूँ। हम आज नहीं आ रहे, कल सवेरे आएंगे, बाकी सब ठीक है। यानी अपनी बुलंद आवाज के जरिए, देसी टेलीफोन के जरिए ये समाचार मास्टर जी को किसने पहुंचा दिया? गजनंदन लाल। एक क्षण बाद उधर हल्की सी आवाज गूंजी, ठीक है, सुन लिया। वहां से उत्तर आ गया, ठीक है, पता चल गया, आपकी बात को सुन लिया गया है। उसके बाद में फिर आग के चारों ओर आ बैठे। जब तक खाना तैयार हो, गजनंदन को कहानियां सुनाता रहा, पैरोडी सुनाता रहा। पैरोडिया ने चुटकुले। अब उनका मनोरंजन तो करना है। खाना तैयार होने तक, अब पहले खाना तैयार हो, जब तक उसने उसको कहानियां, चुटकुले, मजाक की हंसता रहा और ये प्रमाणित कर दिया कि मोटे लोग भी, प्रमाणित यानी सिद्ध, ये सिद्ध कर दिया कि मोटे लोग भी कुछ खुश दिल ही नहीं होते, दिलेर भी होते हैं। खुश दिल यानी खाली दिल के ही खुश नहीं होते, दिलेर यानी दिलदार। अपने प्राणों की बाजी लगाकर, अगर गजनंदन लाल वहां नहीं होता तो भोला शंकर को बचाना बहुत मुश्किल था। ये सारा आइडिया, सारी युक्ति, सारे उपाय गजनंदन लाल के। दिलेर भी होते हैं और दिमाग वाले भी होते हैं, जिसको आप मोटा समझ के छोड़ देते हो, लेकिन मोटे के अंदर दिल भी होता है, खुश भी रहते हैं और दिल के बहुत कोमल भी होते हैं। दूसरों के प्रति मदद करने में वो हमेशा आगे रहते हैं। इस पाठ के माध्यम से हमें भी अपने जीवन में गजनंदन लाल के जैसे बनना चाहिए। उसके पास और कुछ नहीं था और सब लोग उससे कतराते थे कि इसको ले जाने से हमारे को जगह भी इसको ज्यादा लगती है, खाना भी इसको ज्यादा लगता है। लेकिन देखिए उसके ले जाने पर उसकी यात्रा कितनी सुखद और सफल बनी। तो ये उस व्यक्ति का काम होता है जिसमें खुश दिल, दिलेर और दिमाग होते हैं। मुसीबत आने पर कैसी उसने हमारी सहायता की, हर जगह हमको बचाया और बच्चों को कभी थकान महसूस होने नहीं दिया। इसीलिए इस कहानी का नाम गजनंदन लाल पहाड़ चढ़े। इस तरह से आपकी पाठ्य पुस्तिका का आज पूरे लेसन यानी पाठ आज समाप्त हो चुके हैं। अब कल से मैं आपको एक बार निबंध के बारे में पुनरावृत्ति के रूप में, फिर पत्र के बारे में, और उसके बाद में हमारे पास जो मॉडल पेपर दिया गया है उसके भी मैं क्वेश्चन आपको अपने बुक से, मैं पहले आंसर के साथ ही क्वेश्चन बताऊंगी, फिर उससे जो भी आपको लिखना है आपको और न आते हैं उसके लिए आप अपना खुद का आइडिया करिए, खुद सोचिए, अपने बुक में देखिए, उसका अर्थ वर्क बुक में, व्याकरण बुक में, और उसको निकालने का पूरा प्रयत्न। पूरे के आंसर में आपके जितने भी अपने एक्सरसाइज है उन सभी का मैं आपको एक बार करूंगी, बोलूंगी, आप लोग अपने नोटबुक में उसके आंसर लिख लें। उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं आया तो जितना भी ग्रामर का पेपर है उसको मैं आपको बराबर समझाती रहूंगी। और इस तरह से अब देखिए आपकी पाठ्य पुस्तिका में सब कुछ समाप्त, मतलब लेसन हो चुका है। और आपको ये भी बात फिर से नोट कर लेनी चाहिए कि आप लोगों का पाठ्यक्रम में आपके कुछ लेसन जिसे जो आपको एफएम में दिए गए थे, अब वो भी पता नहीं फिर से ये लॉकडाउन के चलते, लेकिन
आप अपनी तैयारी में पूरी तरह से रहिए, ताकि कोई भी प्रश्न, और व्याकरण के लिए सिर्फ आपको डेफिनेशन सबका आना चाहिए। ये अगर आपको मालूम हो जाए तो कोई भी व्याकरण किताब से आने दो, चाहे जिस शब्द को किसका विलोम शब्द लिखना है, किसकी भाववाचक संज्ञा लिखना है, किसका उपसर्ग बताना है, कौन सा पुनरुक्ति शब्द है, कौन सा युग्म शब्द है, और कौन सा सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक है, संधि, समास, इन सभी को अगर आप लोग डेफिनेशन के साथ जान लेंगे तो कोई भी शब्द को आपको विग्रह करने में, संधि विच्छेद करने में कोई कष्ट नहीं होगा। इसीलिए बच्चों, आप जहां तक हो सके अपनी तैयारी में पूरा रहिए। कोई एनी टाइम हमको एटलीस्ट अपने पाठ के जितने भी पीछे जो भाषा ज्ञान दिया गया है उसका तो पूरा अभ्यास आप करना ही है। हाँ, इसी को लेकर आप लोग, मुझे तो है, मैं तो बोली आप लोगों को कि मुझे आप मेरे इसके ऊपर कन्वेंट करिए तो आपकी मुझे पता चलेगा कि आपको क्या है, क्या डाउट है या नहीं। तो आप अपने जो भी आप कुछ कर रहे हो, फर्स्ट लैंग्वेज, प्रथम भाषा वाले विद्यार्थी, स्पेशली आप लोगों के लिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आपके पास जितने लेसन है उसमें से आपको 2-3 लेसन या 4 लेसन तो चले गए। जो इसके लिए बताया गया था, पहले हमारे को नोटिस आई थी कि जिसको एफए के लिए जो पोर्शन दिया गया है, लेकिन अभी भी भाषा ज्ञान के लिए तो आपको आप अपने बुक में हर एक 3 लेसन के एक बार 3 है तो आप पूरे भी लेसन के 6 लेसन के भी एक बार लिख के दिए, टोटली 12 लेसन पाठ है आपको, तो आप 6 लेसन के भाषा ज्ञान विदाउट किसी की, मैं आपको कल से वो भी बताऊंगी, एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसके आधार पर आप खाली विदाउट सीइंग आप उस प्रश्न को अपने बुक में लिखिए, और हो सके तो आप मेरे को वो बुक स्कूल में भी भिजाइए, ताकि और मुझे सर से बोलकर मुझे फोन करवाए, ताकि वो बुक्स मैं मंगा लूंगी और मैं करेक्शन करके आपको वापस पहुंचा दूंगी। पर ये काम अगर आप करेंगे तो मैं भी करने के लिए रेडी। आप उनको हर लेसन वाइज विदाउट सीइंग ऐसे लिखो कि हम टेस्ट ही लिख रहे हैं, परवाह नहीं रॉन्ग है या राइट है, उसको मत देखिए। आप अपने ओन से आपने कितने क्या लिखे और उसके बावजूद उसका आंसर क्या है वो मैं खुद करके आपको बुक्स, तो आप पहले 1 to 6 लेसन तक का भाषा ज्ञान जितना आपकी किताब में दिया गया है पाठ के पीछे वो पूरा करें। नंबर 1, लेसन नंबर 1 नाम और भाषा ज्ञान, लेसन नंबर 2 भाषा ज्ञान, ऐसा लिखो जैसे टेस्ट लिख रहे हो। और वो बुक 6 लेसन का लिखकर एक साथ आपकी कितनी 5 अच्छे बुक है, आप मुझे इन्फॉर्म करिए। ये सर मैडम को दीजिए अपने क्लास के काउंटर पर, वो मुझे इन्फॉर्म करेंगी तो मैं वो बुक्स मंगाकर मैं आपको करेक्शन करके दूंगी। ये काम आप करेंगे तो आपका अभ्यास भी होगा, और अभ्यास के साथ साथ और एक शर्त है, आपको कोई देखने वाला नहीं है वहां पर ये करिए कि जितना आपको आ रहा वही लिखिए। एक बात बता दूं, चीटिंग ही करना है तो एग्जाम के समय करो ताकि कुछ फायदा होगा, अभी चीटिंग मत करो। जितना आपको आपके नॉलेज से मेरे पढ़ाए गए व्याकरण के हिसाब से जो आ रहा है उसको करिए, बाकी का छोड़ दीजिए। बाकी के आंसर मैं आपको बता दूंगी और उसके बाद उसको वापस एग्जाम के लिए पढ़ने, तो आपको 100% 100% ये मेरा कहना है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप में 20 out of 20 ला सकते।
जो आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है वो मिल सकता है आपको। तो इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों, मुझे ऐसी आशा है कि आप मेरी बातों को सुनकर जरूर जरूर ये काम करेंगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था कम है। तो मैं आपको फिर भी मेरे बुक से कल से आपको, या तो पहले एक बार मैं सभी के लेसन नंबर 1 से आपको पूरी भाषा ज्ञान का आपको मैं बताऊंगी आंसर। आप ध्यान से सुनो और सुनने के बाद में इसको नोट करो, और नोट करने के बाद आप विदाउट सी 1 to 6 लेसन वाइज, और टोटल 6 लेसन होने के बाद आप वहां बुक भिजाइए और मेरे को इन्फॉर्म करिए। तो मैं आपका, और एक शर्त इसके लिए, सबसे बड़ी शर्त ये है कि आप बिल्कुल कॉपी करके इन्फॉर्म नहीं करेंगे। कॉपी करके लिखने में कोई मतलब नहीं है आपका। मैंने तो ये भी कहा कॉपी करना है तो एग्जाम के समय करिए। मेरे पास कॉपी करके देने से आपका नाम नहीं होगा। आपको ये तो नहीं मालूम होगा कि आपने यहाँ पर कॉपी करके मुझे मेरे से मार्क्स ले लिए। अभी आपके मम्मी पापा देखेंगे, कोई पेरेंट्स देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, मेरे बेटे ने इतना अच्छा लिखा। लेकिन खुश तो हमें तब होना है जब एग्जाम के समय। तो बच्चों, इस ये आखिरी नसीहत मेरी, इसको पूरी तरह से ध्यान रखिए, और जितना आपको आ रहा है उसी को पक्का करिए। सोचिए पहले, तो ऐसा मत छोड़ दीजिए, मत ट्राई करिए। परिभाषा के नोट्स, परिभाषा के आधार पर आप उसको समझिए, और उसको जो क्वेश्चन दिया गया है ऊपर वो क्वेश्चन लिखिए हेडिंग, और नीचे उसके आंसर लिखिए, और 1 बाय 1 बहुत ही सुंदरता से आपको फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार। जैसे आप ये बुक ले लिए, अब इस बुक में आपको लेसन नंबर यहाँ पर, फिर वो जो जो भाषा ज्ञान बोल के ऊपर हेडिंग भाषा ज्ञान, उसके बाद में नंबर 1 जो आपके किताब में दिया गया है उसकी हेडिंग, उसके बाद में उसको सीरियल नंबर से, ताकि ये आपको एग्जाम के समय बहुत ही मदद करेगी ये काम। और ये बात को तो पूरा ध्यान रखिए कि आप बिल्कुल कॉपी नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखिए। माइंड से सोचिए, मैं पढ़ाई समझाऊंगी आपको एक बार, सब पुनः उसके आधार पर ही आपको करना है। जिस दिन मैं समझाऊंगी उसी दिन आप अपने बुक में आंसर के साथ समझाऊंगी मैं आपको, तो आपको लिखना। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।